नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED 4th सेमेस्टर के अंतर्गत साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 1 लेकर आए हैं। यहाँ पर हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो वन लाइनर भी होंगे और आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस से ही सारे प्रश्न उठाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, इनके उत्तर अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपको आता ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 48। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो वो होता है 46। 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या मानव में और चिंपांजी में 48। अगला प्रश्न है, समरूपी अंग किसे कहते हैं? जो अंग समान होने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना में भिन्न होते हैं, उन्हें समरूपी अंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। और इस समानता को क्या कहते हैं? इस समानता को समरूपता या समवृत्तिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रस्ताव दिया? तो इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया था A.G. टेंसले ने 1935 में। इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सांद्रण का मतलब होता है कि जो उसकी साफ सफाई होती है उसका। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्या है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, लेड कार्बोनेट यानी PbCO3 युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये होता है निस्तापन। एक बार परिभाषा फिर से पढ़ेंगे। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिग आयरन क्या है? तो पिग आयरन क्या है ये समझ लीजिए। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। पिग आयरन का जो उपयोग है वो पाइपों को बनाने में, स्टोरेज टंकी बनाने में, नहाने का टब बनाने में, कूड़ादान को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये है पिग आयरन। आगे देखते हैं, तन्यता क्या है? तन्यता क्या है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने वाले इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई धातु है, अगर उसका हम तार बनाना चाहें, उसको पीट कर पतला कर दें और उसको तार बना दें, तो वो जो गुण है उसका तार के रूप में परिवर्तित करने वाले गुण को तन्यता कहते हैं। इसका उदाहरण जो है, 1 ग्राम सोने के तार से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोने की तन्यता होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? संक्षारण क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जंग जो लग जाती है लोहे में, जब नमी आ जाती है और उसमें जंग लग जाती है तो उसी को जंग लगना या खराब होना कह सकते हैं, संक्षारण को। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? पेंट का लेप लगाकर। अगर किसी धातु के ऊपर आपने पेंट कर दिया तो उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। ग्रीस या तेल लगाकर, कई ऐसी धातु जिसमें ग्रीस या तेल लगाकर भी उसे संक्षारण से बचा सकते हैं। गैल्वेनीकरण यानी धातु चढ़ाना, किसी धातु के ऊपर अन्य धातु को चढ़ा देना जिससे वो जो धातु है उसका
संरक्षण हो सके। ठीक है, तो इस तरह हम उस धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी, विद्युतीकरण करके भी हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर, आपने देखा होगा कई धातु ऐसी हैं जिन दो धातुओं को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो दोनों धातुएं खराब नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकिल। अब जो स्टेनलेस स्टील है इसमें लोहा, क्रोमियम एवं निकिल है, ये तीनों चीजें आपस में मिला दी गई तब जाकर स्टेनलेस स्टील बना। तो यहां पर जो स्टेनलेस स्टील है ये एक तरीके से मिश्र धातु है। दो या तीन धातुओं को आपस में मिला दिया गया जिससे सारी धातुओं का संक्षारण होने से बच गया। अब इसका उपयोग कहाँ होता है स्टेनलेस स्टील का? बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे बनाने में। आगे देखते हैं डोबरनियर का त्रिक नियम क्या है? 1829 में जर्मन वैज्ञानिक डोबरनियर ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूहों को प्रस्तुत किया जिनके गुण आपस में या परस्पर समान थे। इस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का लगभग माध्य होता है। तो यहाँ पर इस नियम का जो मुख्य उद्देश्य ये है, मुख्य सार ये है कि अगर 3 समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो लास्ट वाले, जो पहला और लास्ट वाला यानी जो मध्य है, वो जो भार है वो उन दोनों का माध्य होता है। माध्य कैसे होता है? जैसे आप देखते हैं ये 7 है और ये 39, 7 + 39, अगर इन तीनों का माध्य निकाला जाए तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला, इसका हम दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 से, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 4 और 16 और 2, 46/2 और ये आएगा 23। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जो माध्य आया वो 23 आया है और 23 वाला आपके बीच में बैठा हुआ है। तो ये है डोबरनियर का त्रिक नियम। अगला प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? 1863-65 में जॉन न्यूलैंड ने इस वर्गीकरण का विकास किया। तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखने पर प्रत्येक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति उसके 8वें तत्व में होती है। तो ये चीज आप समझ गए। जैसे तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रख दिया तो जो स्टार्टिंग के 7 होंगे फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे 8वें से। तो ये होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्व का परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक मोजले ने एक्स विकिरणों के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा तत्वों के एक नवीन लक्षण परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर का प्रतिपादन किया। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा नाभिक के धनावेश को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये है परमाणु क्रमांक की परिभाषा। IUPAC का पूर्ण रूप लिखो तो इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग होते हैं? 7 आवर्त और 18 वर्ग। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसे C से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं ये समझ लेते हैं। जो आवेश होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे सेम टू सेम, जैसे मैग्नेट में होता था कि अगर सेम पोल आपस में पास ले जाएंगे तो वो क्या होगा, वो दूर भागेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर अपोजिट पोल अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगला जो प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, तड़ित चालक क्या होता है? आकाशीय बिजली से बचने के लिए सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका निर्माण किया था, जिसे हम तड़ित चालक कहते हैं। यह एक धातु की छड़ होती है
जिसे किसी भवन पर लगाकर उसके निचले सिरे को एक तार से जोड़ दिया जाता है और जमीन में गाड़ दिया जाता है। आकाशीय बिजली जब धरती की ओर आती है तो छड़ की ओर आकर्षित होती है और उसी के जरिए धरती में समा जाती है, जिससे भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। यह यंत्र बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। आज भी भवनों की सुरक्षा के लिए त्वरित चालक लगाए जाते हैं, जिससे बिजली गिरने से भवनों की क्षति की संभावना बहुत कम हो जाती। तो ये होता है त्वरित चालक। आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है और तार के माध्यम से वो जमीन में चला जाता है। तो इस तरह आपने यहाँ पर विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डीएलएड के सारे सेमेस्टर, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, इन सभी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।